नारी नमन, हर नारी का अभिनंदन। नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को नारी या महिला के रूप में दर्शाया जाता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन पीपीएम टाइम्स की ये पहल, जिसमें हर वर्ग की महिला को, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सोशल वर्कर हो, उन सभी के व्यक्तिगत जीवन, उनकी सफलताएं, उनके मनोभावों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ अंजलि तनेजा जी मौजूद हैं, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम, सबसे पहले तो अपना ये खास समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपकी स्पेशलाइजेशन, आपके ऑक्यूपेशंस, आपने कहाँ से शुरू करा, आपकी प्रेरणा क्या है? हम शायद उस जनरेशन के हैं जहाँ हमें बचपन में यही बताया जाता था कि पढ़ना है, और एक तरीके से पेरेंट्स ही हमें बताते थे हमें क्या करना है। मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और शायद उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा थी, तो ऐसा कोई सेकंड थॉट कभी नहीं था कि कुछ और करना भी है। तो यही जीवन की प्रेरणा, लक्ष्य, सब कुछ यही था। तो मैंने अपना स्कूलिंग किया नवयुग स्कूल से, एंड देन एमबीबीएस मैंने किया लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से। देन आई डिड माई एमडी किया मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से, एंड फिर मैं चंडीगढ़ के बाद वापस लेडी हार्डिंग आई, जहाँ से मैंने अपना फर्दर एक्सपीरियंस लिया, एंड उसके बाद मैं 2008 से ऑलमोस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। अभी प्रेजेंटली मैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट की तरह काम कर रही हूँ क्लाउड9 हॉस्पिटल पटपड़गंज में। अच्छा, तो आपकी जो प्रेरणा आपने बताया आपको फादर से आपको मिली, तो आपके फादर भी एक डॉक्टर थे? नहीं, मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। अच्छा। बेटी भी बेटा भी। ओके। अच्छा, आप हर रोज अलग अलग महिलाओं से मिलती होंगी, तो आप उनको क्या ऐसा एक संदेश देना चाहती हैं? क्या एक कॉमन प्रॉब्लम होती है? जैसे कि अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं, तो पीसीएस पीसीओडी वाली जो प्रॉब्लम्स है वो महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और काफी कम उम्र में। तो इसके लिए आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं लोगों का, जो स्पेशली जो हमारी यंग गर्ल्स हैं, उनका लाइफस्टाइल पहले के मुकाबले काफ़ी बदल गया है। पढ़ाई का प्रेशर कह लीजिए या सोशल मीडिया का असर कह लीजिए, जंक फूड का इंटेक बहुत है, स्ट्रेस लेवल्स बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में बहुत हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होती चली जा रही है। एज अ रिज़ल्ट जो ओबेसिटी है उसका रिस्क बढ़ रहा है। प्यूबर्टी पहले हो जाना, माहवारी उन्हें समय से पहले या जल्दी शुरू हो जाना, पीसीओडी की प्रॉब्लम जिसमें पीरियड इरेगुलर होना, लेट होना, मुहासे, फेस पे हेयर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो जाना, ये सब चीज़ें हमारी यंग लड़कियां बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं। अच्छा, व्हाट इज द कॉमन मेनोपॉज़ुअल एज? मेनोपॉज़ुअल एज में बता दूं, ये वो एज होती है जिसमें वुमेन्स के जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं परमानेंटली। तो वो क्या है और उसका रीज़न क्या है? आजकल ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि बहुत अर्ली लोगों के जो है पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो अगेन मीनोपॉज हम एक महिला का हो गया ये तब कहते हैं जब उसे 1 साल तक महीना नहीं आया। तो बहुत सारी महिलाओं को मीनोपॉज भी डेफिनेटली अब थोड़ा अर्ली हो रहा है। इसमें जो कॉजेज़ हैं कई बारी हमारे जेनेटिक होते हैं, कई बारी कुछ ट्रीटमेंट्स जो हमारी चली होती हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो बेसिकली जो अंडे हैं हर औरत को जन्म पर वो फिक्स मिले हैं, जब वो अंडे फिनिश हो जाते हैं मीनोपॉज हो जाता है। इसके अलावा जो महिलाएं आजकल बहुत फेस कर रही हैं, गर्भधारण में काफ़ी महिलाओं को प्रॉब्लम आ रही है। इनफर्टिलिटी जो पहले हम देखते थे और अब जो हम देखते हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी जो हमारी यंग गर्ल्स स्टार्ट करती हैं उसकी एज भी पहले से कम हो गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिपरेटरी एज में ही, जो स्कूल लेवल की गर्ल्स हैं 9th 10th 11th, वहीं से उनको सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, सेक्स एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अपने पीरियड्स को वो कैसे मैनेज कर पाएँ सेफ तरीके से, अगेन पीसीओडी, ताकि उन्हें आने वाले उनके जीवन में जो अलग तरीके की समस्याएं हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया, आपका पीरियड पेन है, गर्भधारण में समस्या है, बार बार महिलाओं में इन्फेक्शन होना है, उन्हें ये सब चीज़ें आगे चल के ना फेस करनी पड़े, इसकी बुनियाद कहते हैं ना पहले से ही रख दी जाए। तो मुझे लगता है वो लड़कियों से बात करना, पेरेंट्स के लेवल पे, टीचर्स के लेवल पे, एज अ डॉक्टर हमारी तरफ से बिना किसी को कुछ जज करे,
ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी यंग गर्ल्स के साथ बात करें और उनको इस बारे में समझाएं। क्या ओबेसिटी भी मेनोपॉज़ल का एक फैक्टर हो सकता है? बढ़ती हुई ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है पीरियड्स इरेगुलर होने का, क्योंकि जैसे जैसे हमारा मोटापा बढ़ता है, कई बार ऐसी महिलाओं में देखा गया है कि जो हमारी बच्चेदानी की लाइनिंग होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो बल्कि ज़्यादा ग्रो होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं को काफ़ी बार पीरियड जल्दी आना, ज़्यादा आना या लेट आना और फिर आके बंद ही नहीं होना, ये ज़्यादा फेस करना पड़ता है और ये बच्चेदानी के कैंसर के लिए भी रिस्क फैक्टर है। इनफैक्ट ओबेसिटी ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसीलिए ओबेसिटी का कंट्रोल होना डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। तो ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? लाइक वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, हर जीवन के पड़ाव पे कुछ चेंजेस औरत के शरीर में आते हैं, उनको अपनाना, लेकिन साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना इन टर्म्स ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली मीनोपॉज वाले एज ग्रुप की बात करूं, तो हमें, और एक्सरसाइज से हमारा मतलब सिर्फ वॉक करना नहीं है, बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को या जो हम वेट लिफ्टिंग कहते हैं उसको भी अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करें। स्पेशली फॉर मीनोपॉजल वुमेन ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि मीनोपॉज के बाद जो हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं, उससे हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ों जिसे हम कहते हैं, उन पे भी असर आता है। तो अगर हमारे आसपास की मांसपेशियां ज़्यादा मजबूत होंगी तो जॉइंट पेन्स होना एज के साथ जो बहुत महिलाओं को रहने लग जाता है, ये सब बीमारियां उन्हें नहीं फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए एक्सरसाइज में आप अपने वॉक तो करें ही, लेकिन साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। डाइट में बैलेंस डाइट लें। जो आजकल बहुत डाइटरी फैड्स होते हैं, कभी कोई डाइट मार्केट में आ रही है, कभी कोई आ रही है, उसके चक्कर में ना पड़े। बैलेंस डाइट में आप देखें कि या तो आप किसी डाइटिशियन से ले सकते हैं, नहीं तो आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। देखें कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है और उसमें अपने प्रोटीन इंटेक पे भी फोकस करें। हमारी जो टिपिकल नॉर्थ इंडियन डाइट होती है वो काफ़ी बार उसमें प्रोटीन कम होता है। तो प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है, डाइट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने 9 to 10 ईयर ओल्ड गर्ल्स की बात की, और 10 to 20% गर्ल्स ऐसी हैं जिनको इस उम्र में पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? अगेन हम देख रहे हैं कि प्यूबर्टी अब जल्दी हो रही है, मतलब मिनार्की जो महिला को पहला, लड़कियों को जो पहला पीरियड स्टार्ट होता था, पहले कहाँ 10-12 साल की एज में होता था, अब 9 साल की उम्र में भी लड़कियों को पीरियड हो रहा है। बहुत बार इसका रीज़न अगेन लाइफस्टाइल है, हमारा जो डाइटरी चेंजेस हो गए हैं, जो बाहर का खाना बढ़ गया है, फास्ट फूड डिपेंडेंसी हो गई है, स्ट्रेस बढ़ गए हैं, खेलना कूदना बच्चों का कम हो गया है, सनलाइट में बच्चे अब ज़्यादा नहीं जाते, तो ये सब चीज़ें इसको कंट्रीब्यूट करती हैं। तो लाइफस्टाइल पे तो हमें वर्क करना ही है। साथ ही मैं अभिभावकों को ये जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आपकी बिटिया के पीरियड जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं तो आप पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। कई बारी बच्चा इस स्टेज पर 1 हाइट पूरी नहीं लिया होता है, 2 कई बारी उसका इतना मैच्योरिटी नहीं आया होता कि वो अपने पीरियड्स को मैनेज कर सके। तो ऐसे में इलाज संभव है और हम कुछ समय बच्चे को दे सकते हैं इलाज से, ताकि उसका हाइट थोड़ा गेन हो जाए और वो अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लायक भी हो जाए। Okay, my next question is, in today's generation, like vaping, smoking, drinking, क्या ये भी एक रीज़न हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? देखिए, एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव कैफीन इंटेक डेफिनेटली हमारी फर्टिलिटी अफेक्ट करती है, और अल्कोहल इंटेक से होने वाले बच्चे पर भी दुष्प्रभाव होते हैं। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि थोड़ा भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल एक प्रेग्नेंट महिला के लिए सेफ नहीं है। तो अगर कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उसे अल्कोहल से तो एकदम ही दूर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार के अल्कोहल से और कितनी भी मात्रा से। और इससे रिलेटेड एक IVF, इन वाइटल फर्टिलाइजेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सॉरी, तो वो अगर कोई लेडी इनफर्टाइल है तो उसमें वो यूज हो सकता है, लाभदायक है? देखिए, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में IVF एक टेक्निक है जो उपलब्ध है। ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ को उसकी ज़रूरत पड़े, और
उसका भी अपना सक्सेस और फेलियर रेट है। बट हाँ, अगर मैं नटशेल में कहना चाहूँ तो कहूँगी हाँ लाभदायक है। हर जो महिला उसके लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है उनको IVF से डरना नहीं चाहिए। क्या हम इसके प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में जान सकते हैं? इसमें बेसिकली मान लीजिए किसी की दोनों ट्यूबें खराब हैं, तो जो औरत का अंडा बन भी रहा है वो अगर ट्यूबें बंद हैं या खराब हैं तो वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एक ये इंडिकेशन है। ऐसे ही कुछ और इंडिकेशंस हो सकती हैं IVF की, जैसे एक महिला की उम्र ज़्यादा है और उसके अंडे अब ज़्यादा नहीं बचे, तब एक इंडिकेशन हो सकती है। तो ऐसे में जो IVF स्पेशलिस्ट हैं वो महिला को दवाई देते हैं ताकि अंडा मैच्योर हो जाए, और जब वो मैच्योर हो जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में उस एग को महिला की बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही में हस्बैंड का सीमेन लेके उसमें से स्पर्म रिट्रीव करके जो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो लैब कंडीशंस में कराया जाता है, एंड देन जो एम्ब्रियो बनता है उसको चेक करके वापस महिला के अंदर डाल दिया जाता है। अच्छा, आने वाली जितनी भी फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट होंगी, आप सीनियर हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या सलाह उनको देना चाहेंगी? ये ब्रांच डिमांडिंग है। इस ब्रांच में आप एक नहीं 2 लाइफ से साथ साथ जुड़ते हो, एक बच्चे की और एक माँ की। बहुत बार लाइफ में आप ऐसी सिचुएशंस फेस करोगे कि मेरे घर में या मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा था लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी एक माँ और बच्चे की। तो हमारी जो ब्रांच है उसे पूरे जिम्मेदारी से निभाना है, राउंड द क्लॉक निभाना है, क्योंकि बच्चे समय देखकर नहीं पैदा होते हैं, और अपना ईमानदारी से काम करें। पर बहुत ही फ्रूटफुल ब्रांच है। जब आप एक न्यूबॉर्न बच्चे को अपने हाथ में लेते हो, वो जो सुख है, वो जो फीलिंग आपको आती है हर बच्चे के साथ, उसको शायद मैं शब्दों में कह ही नहीं पाऊंगी। तो हर बच्चा आपको बहुत खुशी देता है। तो व्हाट आर योर थॉट्स जब आपने ये MBBS के बाद ये लाइन आपने पाथ चुना, तो आपके मन में क्या था? दिस इज वेरी यूनिक। गायनी पोस्टिंग हमारी होती है इंटर्नशिप में 3rd ईयर में। इंटर्नशिप के बाद मैंने हाउस जॉब भी किया था 6 मंथ गायनी में। तो एज अ ब्रांच मुझे ये अच्छी लगती थी। मुझे अच्छा लगता था कि मैं महिलाओं से बहुत पास से जुड़ रही हूँ, उनके किसी काम आ पा रही हूँ। और जैसे मैंने बताया, जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, कई बार होता है बच्चा पैदा होता है वो हमारी उंगली को एकदम ऐसे पकड़ लेता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग वो होती है जो हम नहीं शायद आपको डिस्क्राइब कर पाए। तो दीज वर सम फैक्टर्स। ओके। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है उनके लिए। काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप किसी बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो आप उस गैप को कैसे पॉजिटिवली फिल करती हैं? इसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। स्पेशली जैसे जब पेशेंट हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं, स्पेशली इनिशियल विजिट्स में, जब वो हमारे साथ जुड़ रहे होते हैं तो उन्हें समझाना, उनकी सारी जो क्वेरीज हैं उनको टाइम देकर सेटल करना। और आजकल सोशल मीडिया भी है जिस पे हम उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। अगर आप किसी को सही इन्फॉर्मेशन सही तरीके से देते हो और उसके जो क्वेरीज हैं, उसके जो डर हैं, उनको एड्रेस करते हो, तो काफ़ी बार ठीक रहता है सब कुछ। आपके पास इतने सालों का अनुभव है, आपको कितने ईयर्स हो गए होंगे इस लाइन में? मैंने अपना MD ज्वाइन किया था 2002 में। ओके। तो आप 2002 से आज 2025 है। इट्स वेरी लॉन्ग टाइम। और इतने लॉन्ग टाइम में आपने मतलब हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या होती है किसी मदर को देखती हैं जब आप, क्या फीलिंग आती है मन में? आप भी एक मदर हैं। काफ़ी बार देखिए, मैंने मतलब पेशेंट्स जब आते हैं, काफ़ी बार महिलाएं आती हैं जो बहुत खुश जर्नी जाती है उनकी प्रेगनेंसी की, बहुत पैम्पर्ड जाती है। कई महिलाएं आती हैं जिनको प्रेगनेंसी में ही मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत हो रही होती हैं, किसी की उल्टी नहीं रुक रही होती है या किसी को शुगर हो जाता है, जो अपनी प्रेगनेंसी शायद उतनी इंजॉय नहीं कर पाती। फिर भी मैंने देखा है कि हर माँ अपनी जर्नी को ब्यूटीफुली एम्ब्रेस करती है। अगर नॉर्मली कोई हो, कल उसे शुगर हो जाए कुछ समय के लिए, या उसे कोई उल्टियाँ ही चलती जा रही है 3-3 महीने, इंसान परेशान हो जाएगा। तो कभी मैंने किसी माँ को ऐसे
ब्रेकडाउन होते नहीं देखा कि अरे मेरे को 3 महीने उल्टी क्यों होती जा रही है, अरे मेरे को डायबिटीज़ क्यों हो गई। वो एम्ब्रेसमेंट ऑफ द जर्नी, वो एक प्रिपरेशन है आने वाले मातृत्व के लिए। एंड लोग बहुत कुछ प्रेगनेंसी में करना चाहते हैं जो शायद रूटीनली उनके पास आंसर होता है कि समय नहीं था, हम कर नहीं पाए। तो दैट विलिंगनेस, दैट चेंज इन पर्सन जो एक महिला में आता है, वो वहीं से शुरुआत है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूँगी। शुरू हो जाता है वो। तो आप उसमें पॉजिटिव क्या देखती हैं जो आपने सीखा हो अपने इतने सालों में? 2002 से 2025 आ गया है, तो इतने सालों में आपने क्या सीखा है? हर माँ बेहतर है। हर माँ बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ अंजलि तनेजा जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी जर्नी को बताया। 2002 में इन्होंने शुरुआत की थी और 2025 आज हो गया। इतने सालों में क्या क्या अनुभव होता है किसी माँ को देखने का जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो वो खुद एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट सामने लेके आता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आगे की और स्टोरीज के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन अंकिता के साथ।